पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, पूरा वन क्षेत्र और सड़कें, जगह जगह में बने मंदिर। और वनों की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में लगभग जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर है और 13 ज़िले इसमें आते हैं। और इनमें से अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 85% क्षेत्र में जो भूभाग है उसमें वन हैं। नदियां हैं खूबसूरत सी जो पूरे उत्तराखंड की या बाहर जो मैदानी क्षेत्र है उनकी प्यास बुझाती हैं, सिंचाई करती हैं। खूबसूरत सा ये परिदृश्य हमारे पहाड़ों का, लेकिन पलायन की मार इन पहाड़ों में और लगातार गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, खेत के खेत बंजर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो दूर दराज गाँव बसे हुए हैं ये अपनी समृद्ध विरासत का आज तड़प से रहे हैं कि वो विरासत कहाँ गई होगी। हम पहुँचे जड़ाऊ खान, जो कि नए नाना क्षेत्र का एक प्रमुख बाज़ार है। मरचुला और धुमाकोट या पौड़ी जाने वाली रोड पे बड़ा खूबसूरत ये बाज़ार। और यहीं पे गणतंत्र दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये चमचमाती सड़क आप देख सकते हैं जो कि विकास की गति को दिखाता है कि कितने तेज़ी से हमारे क्षेत्रों का विकास हो रहा है। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें या स्वरोजगार की बात करें, लेकिन स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का बहाना बना करके हम लोग लगातार पहाड़ों की इस खूबसूरत से वातावरण को छोड़ करके शहर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अपनी विरासत को छोड़ते जा रहे हैं। हम गए थे यहाँ पे जड़ाऊ खान में, सम्मेलन था कि स्वरोजगार से जैसे कि सरकार हर डिपार्टमेंट को जोड़ रही है, जो भी उनके विभाग हैं। और इसमें वन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण रखा गया था वन पंचायत जो गांव की होती है उनके लिए, कि किस प्रकार से वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी के लिए हम जड़ाऊ खान पहुँचे। ये खूबसूरत सा परिदृश्य, हर चीज़ की उपलब्धता, जगह जगह में बने हुए ये गोडाउन से, और बहुत शानदार वातावरण हमारा पहाड़ों का। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को ये वातावरण रास नहीं आ रहा और वो शहरों की तरफ लगातार पलायन करते जा रहे हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं ताकि पहाड़ का विकास हो सके, लेकिन लोग अपनी खेती पाती और अपनी विरासत को छोड़ के बाहर की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, जो कि बड़ा सोचनीय विषय है और हमको ज़रूर इस पे सोचना चाहिए। कुछ हमारे जो सम्मानित अरबपति, करोड़पति लोग हैं वो गांव में यहाँ पे निवेश भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे किनात के कृष्ण कुमार जी ने किया हुआ है, सुंदराल जी ने शानदार ये सदानंद होटल बनाया है। और इस होटल में ही वन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। अगर हम इस होटल की बात करें तो सदानंद होम स्टे, ये नंबर भी दिखाई दे रहा है, आपको कभी रुकना पड़े तो आप ज़रूर यहाँ पे रह सकते हैं। और ये शानदार सा यहीं पे, जैसे कि सुनने में आया कि ये हॉस्पिटल वो बना रहे हैं जिसका काम प्रगति पर है। करीब 12 कमरों का ये होम स्टे बड़ा सुंदर सा बनाया है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है और एकदम सड़क से लगा हुआ है। अदली खाल से जड़ाऊ खान सड़क में लोक निर्माण विभाग के ऑफिस से थोड़ा सा आगे लगभग आधा किलोमीटर पे, और यहीं पे वन विभाग के लोग व ग्राम में जो वन पंचायतें हैं उनके सरपंच और सदस्य इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। और ये खूबसूरत सदानंद होम स्टे का मेनू, कृष्ण कुमार जी को धन्यवाद जिन्होंने कि ये होटल यहाँ पे बनाया और साथ में हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। अगर हम अंदर जाते हैं इस होटल के तो शानदार ये यहाँ पे लॉन्ज, जहाँ पे कि डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है और सामने ये बुफे लगा हुआ है। और बहुत बढ़िया सजावट इस होटल की, लगभग 1000 से 1500 रुपये रोज़ का किराया दे करके आप कभी भी यहाँ पे रह सकते हैं और पहाड़ के सुंदर से वातावरण का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये छोटा सा खूबसूरत सा ऑफिस यहाँ पे देख रेख करने वालों के लिए। करीब 4-5 माले का बना हुआ ये होटल, क्योंकि नीचे जो ज़मीन थी उससे सड़क में आते आते तक और सड़क से एक फ्लोर ऊपर जाते जाते तक ये करीब 4 माले का हो गया है। और इसी की छत पे वन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि जो हमारी
वन पंचायतें हैं उनके सदस्यों को और सरपंच जी को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से वनीकरण से स्वरोजगार हो सकता है और इससे वातावरण भी साफ रहता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। अगर हम बात करें तो CFD उत्तराखंड वानिकी परिषद अकादमी हल्द्वानी के द्वारा वन पंचायत प्रशिक्षण व वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था, जिसमें कि हम देखते हैं तो रामनगर रेंज और धुमाकोट रेंज के जितने भी वन कर्मचारी थे और लोग वन पंचायत वाले थे वो यहाँ पे पहुँचे थे। और एक खूबसूरत सी ये सदानंद जो होम स्टे है उसकी, जहाँ से कि बहुत सुंदर सा ये परिदृश्य पूरे क्षेत्र का दिखाई दे रहा है एकदम सड़क पे। और ये बनता हुआ हॉस्पिटल और दूर दूर फैले हुए ये हमारे नैनडांड ब्लॉक के गांव। आसमान थोड़ा सा बादल लग गए थे और बाद में बरसात भी हुई, इसमें कोई शक नहीं। और ये धुमाकोट क्षेत्र जो कि तहसील भी है नैनडांड क्षेत्र की उप तहसील, और ये खूबसूरत सा सदानंद होम स्टे की ये छत जहाँ पे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें BK सिंह जी यहाँ पे पहुँचे थे प्रशिक्षण देने के लिए। और पूरा धुमाकोट क्षेत्र के वन विभाग के कर्मचारी, जलपान की भी यहाँ पे व्यवस्था थी और भोजन की भी, चाय नाश्ता हुआ। सर्दी का मौसम था, थोड़ा ठंड भी बड़ी थी, आसमान ख़राब था, तो सबने चाय पानी का आनंद लिया। और उसके बाद CFD उत्तराखंड वानिकी अकादमी हल्द्वानी द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको कि यहाँ पे प्रशिक्षण दिया BK सिंह जी ने, जो रिटायर्ड वन अधिकारी हैं, और साथ में यहाँ पे पूरे धुमाकोट क्षेत्र के सभी वन कर्मचारी भी पहुँचे थे। सुनिए क्या हुआ इस प्रशिक्षण में, कैसा हुआ। श्री BK सिंह जी का ये सेवानिवृत्त प्रभागी वनाधिकारी जो आपको इस वन पंचायत प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उत्तरकाशी से रिटायर हुआ हूँ और पिछले 4 साल ये ट्रेनिंग का काम है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है हमारा हल्द्वानी का, इसकी तरफ और आपका जो डिवीजन है अपने विभाग की तरफ से, और जो हमारी धुमाकोट रेंज है और मेरी नारा उसकी तरफ से भी आपका सबका स्वागत है। कारण ये है हमारे इंसान वालों की मैं प्रथम तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा वैसी तरह की है कि मैं आता है, मैं कोई उसमें साफ सुथरी भाषा दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ मुझसे समझना चाहते हैं तो हम जब ये प्रेजेंटेशन खत्म कर लेंगे कि आपसे विचार विमर्श खत्म कर दें उसके बाद बात करें, जैसे खाना वाना खाएंगे उसको यही बात कर सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अगर आपको लगता है हमें कोई जानकारी बाद में हुई हो और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर अगर किसी को कोई क्वेरी इस प्रशिक्षण के दौरान होती है तो वो अपने ध्यान में रखें, उसे भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। या अगर बिल्कुल पेट में हजम ही नहीं हो रही, निकल के बाहर भी आ रही है तो वो उस समय भी डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उसमें बदहजमी नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वन पंचायत नियमावली है हमारे यहाँ पौड़ी में वन पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। हो सकता है डिवीजन नया है हमारा, तो आज़ादी के बाद का है, लेकिन गढ़वाल डिवीजन हमारा आज़ादी के पहले का है, अंग्रेजों के टाइम का बना। तो गढ़वाल डिवीजन में पहले से ही वन पंचायतें हमारी रही। 1906 हमारी मैनेज होती थी। तो किस तरह से मैनेज होती थी? कोई एक मुखिया होते थे गांव में और एक व्यक्ति उसके परिवार से देखभाल के रख दिया जाता था। उसको हम क्या बोलते थे? हमारे यहाँ जंगलात की भाषा में तो लठैत बोलते हैं और गांव की भाषा में चौकीदार या कुछ इस तरह का जी पट्रोल कह लीजिए। तो वो देखभाल करता था, ठीक है। जो नहीं होता था, जो पैसा पंचायत में इकट्ठा होता था या जो सामूहिक तौर पर इकट्ठा, उसी पैसे से हम उसको देते। तो उस
थोड़ा सा उस चीज़ को देखिए, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो उसमें क्या होता था, उसमें सबका शेयर होता था। तो जब सबका शेयर होता था तो वो संचायती पैसा होने के नाते उसकी भावना भी संचायती होती थी, तो नुकसान भी नहीं होता था। आज उल्टा हो गया है, आज उल्टा ये हो गया, या तो पैसा सरकार से आता है या कहीं से आता है, तो हम सोचते हैं कि तो सरकार का पैसा है तो काम भी सरकार का है, भले चाहे काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम काम संचायती तौर पर नहीं कर रहे हैं, अब हम काम पैसे के लिए कर रहे हैं। और यहीं पे आए दिन आग पे आग लग रही है, नुकसान पर नुकसान हो रहा है और तरह तरह की बातें हो रही है। बाकी बची की चीज जो कमी थी वो हमारे सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, क्योंकि आज माँ बाप को या बहन भाई को या बेटा बेटी को फुर्सत नहीं है कि वो सोशल मीडिया से बाहर निकल कर अपने माँ बाप की तरह की हमारी संस्था है, जो अगर चाहे जिस तरह नगर पालिका होती है वो अलग बात है, नगर पालिका घाटे में चल रही है, उसके पीछे बहुत सारे हैं, लेकिन वन पंचायत तो हमारी घाटे में छोड़ो, मुनाफे में छोड़ो, उनके पास पैसा ही है तो घाटा नफा नुकसान तो बात ही। अब पता नहीं आपके यहाँ अगर मुनाफे में चल रही होगी या पैसा काफी होगा तो भाई बहुत अच्छी बात है कि ये अतिरिक्त रूल समाज में ठीक ठाक वन पंचायतें हमारी रन कर रही हैं। तो हम पहले बात करेंगे वन पंचायत नियमावली, ठीक है। तो जैसे पहले प्रबंधन होता था, प्रबंधन अभी भी वैसे हो रहा है, लेकिन अब कुछ नियम कानून और ये किताब बन गई, इसको हम बोलते हैं एक्ट। जब जो नियमावली एक किताब की शेप में आ जाएगी तो वो एक्ट हो जाएगा, वन पंचायत का एक्ट समझ लेंगे, जिसको हमने नियमावली नाम दिया वन पंचायत नियमावली। वन विभाग के द्वारा उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2005-2000, ठीक है। अब ये 2005, 2012, 2024 कहाँ से आया, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड हमारा बनने से पहले हम किसका पार्ट थे, ये उत्तर प्रदेश का। तो जैसे उत्तराखंड बना 2000 में, तो 2000 में जो उत्तराखंड का नाम था क्या था, उत्तराखंड। तो 2001 में हमारी जो नियमावली वन पंचायतों के लिए उसका नाम रखा गया है संयुक्त वन प्रबंध नियमावली उत्तराखंड, ठीक है। तो वो बनी 2001 में। नियमावली का से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं, मान लीजिए जैसे शादी ब्याह होता है तो वो मंत्रोच्चार करते हैं पंडित जी, एक नियम बना हुआ है, एक परंपरा बनी हुई है, एक परिपाटी बनी हुई है। तो वैसी नियमावली है। नियमावली में ये होता है कि कोई भी कानून है या कोई भी नियम है वो कैसे लागू होना है, किस तरह से उसको अमल में लाना है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में इसमें दिया होता है। अब 2001 में बनी उत्तरांचल संयुक्त वन प्रबंध नियमावली। संयुक्त वन प्रबंध नियमावली का तात्पर्य क्या है, संयुक्त वन प्रबंध का मतलब है आप और हम। आप मतलब पब्लिक या पंचायत है, हम मतलब वन विभाग। तो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के काम करें, तो संयुक्त वन प्रबंध नियमावली, ठीक है। संशोधन क्या था, सबसे बड़ा संशोधन तो नाम का था। क्या नाम हो गया हमारे उत्तरांचल का, उत्तराखंड हो गया। तो जब उत्तरांचल संयुक्त वन प्रबंध नियमावली है तो उसका नाम भी उत्तराखंड संयुक्त वन प्रबंध नियमावली होना था, तो उत्तराखंड हो गया। लकड़ी चाहिए हमें, हल के लिए या कृषि कार्य के लिए लकड़ी चाहिए, हमें ईंधन चाहिए, हमें इमारती लकड़ी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, लकड़ी का सब्स्टिट्यूट आ गया, टीन आ गई, आज फाइबर के बनने लगे। तो थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमारे हम पंचायतें किससे जुड़ गई, विकास कार्यों से जुड़ने लगी। हमको कहीं को रास्ता चाहिए, कहीं मंदिर में कोई सुधार होना है, कहीं पर कुछ होना है, तो वन पंचायतों को विकास से ठीक, तो वो संशोधन हुआ। तीसरा क्या हुआ, अगर कहीं पे कोई अवहेलना होती है नियमों की या नियमों का उल्लंघन होता है तो वन पंचायत सरपंच क्या कर रहे हैं उसमें, मतलब एक दंडात्मक या एक किसी तरीके से बेनियमितीकरण या उसको मुआवजा दे करके सेटल करने वाली प्रक्रिया वो इसमें जोड़ी गई। और भी कुछ संशोधन हुए, जैसे राज्य स्तर पर कोई समिति बनाई गई, परामर्शदात्री समिति बनाई गई। स्टेट लेवल पे मतलब पूरे स्टेट को मान करके एक समिति बनाई गई जो पूरे राज्य में जो भी वन पंचायत से लेकर कार्य होंगे उसके बारे में सुधार। इस तरह से इसमें संशोधन हुए, तो 2005 में संशोधन हो गए। उसके बाद फिर और चीजें देखी तो फिर क्या हुआ कि 2012 में संशोधन। देखिए, संशोधन परिवर्तन
ये एक प्रक्रिया है जो सदा चलती है। जैसे बच्चा बड़ा होता, बड़े से भी जवान होता, दादी होती, बुजुर्ग होता, तो वो भी एक प्रक्रिया है परिवर्तन की। वैसे ही कोई भी काम जो है परिपक्व नहीं होता, समय के साथ परिवर्तन होता है। आज से 30 साल पहले मोबाइल कितने लोगों के पास आई नहीं, आज हर एक के पास 2-2 है, मैं भी 2 रखते हूँ, भाई लोग भी हमारे 1-1, 2-2 होंगे। तो ये परिवर्तन है। उसमें एक तो इन्होंने कह दिया कि भाई 500 रुपये से कम आप गंजिया वो नहीं लेंगे, प्लस आपके उसमें कुछ एरिया अगर मिलता है, आपका रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, अगर आप उसको प्रबंधन के तहत लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। प्लस क्षेत्रीय स्तर पे कुछ संशोधन हुए, वो इसमें आ गए 2012। कुछ विकास कार्य और जोड़ दिए गए इसमें, वो भी आ गए 2012। तो इसको बोला जाता है यथार्थ संशोधित, मतलब नियमावली जो भी जो है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन नहीं लेता। अब इसके बाद भी फिर उसकी आवश्यकता पड़ी तो 2024 में संशोधन हुआ। 2024 में मेजर संशोधन क्या हुए और उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा संशोधन हुआ वो हुआ वन पंचायत उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2024 में नियम 11 के तहत सबसे बड़ा संशोधन हुआ शहर प्रबंधन योजना। अब आप सोच रहे होंगे शहर प्रबंधन योजना क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। हमारे यहाँ जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है या हमारा जो पार्क का एरिया होता है, पार्क जैसे कॉर्बेट पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट जैसे गढ़वाल डिवीजन, ठीक है, या लेंसडाउन डिवीजन, इसका प्रोविजन किया गया नियम 11, ठीक है। और वो एक रेंज के लिए नहीं बनेगा, वो पूरे डिवीजन के लिए बनेगा, ठीक है। एक ग्रुप का है, जैसे आपकी जो वन पंचायतें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, आपकी रेंज अलग अलग हो सकती है, लेकिन शहर प्रबंधन योजना एक है। माइक्रो प्लान वन पंचायत का बना देंगे, तो कोशिश ये कीजिए अगर माइक्रो प्लान वन पंचायत वार बन रहा है तो इसको रेंज लेवल पे इकट्ठा कर लीजिए। धुमाकोट का अलग बन जाए, नेरी डांडा का अलग बन जाए, आपका डाना का अलग बन जाए, और फिर वो कंप्रेंसिव होकर किया गया जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लान। अब नियम 13 में क्या प्रोविजन किया गया, वार्षिक क्रियान्वयन योजना या वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना क्या हुई, जो जिस साल का है, जैसा भी कौन सा वर्ष चल रहा हमारा, अगर वित्तीय वर्ष की बात करें 24-25, तो 24-25 में जो कार्य होने थे उसके बारे में योजना बनाई गई, उसको हम वार्षिक कार्य योजना। तो हमारे 3 काम हो गए, एक तो वार्षिक कार्य योजना होगी, एक पंचवर्षीय योजना होगी और एक 10 वर्षीय योजना होगी। किसी के लिए हो सकता ऐसा भी होगा, किसी की व्यक्तिगत जानकारी से भी पैसा आएगा, डीएफओ साहब से ज्यादा संपर्क रहेगा तभी आपको फायदा मिल सकता है आपकी। लेकिन शहर प्रबंधन योजना और माइक्रो प्लान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और ये तो वो तो तब था जब राजस्व निरीक्षक या वन पंचायत इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड बनने के बाद भी ऐसा ही है या 7 पेड़ जो भी है? अब इसमें संख्या नहीं दी, 1 2 3 4 7 6 ऐसा कुछ नहीं। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में, अरे वो भाई साहब मैं तो उनको देखते ही समझ रहा था, कहाँ यहाँ जो बैठे थे आप वहाँ अच्छा वहाँ चले। दूसरा इसमें ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में चीड़ के पेड़ है, लीसा का भी दोहन हुआ है, कब हुआ है? अच्छा आपको बंद करना, अभी 1 महीना पहले लगभग ऑर्डिनरी ऐसी ट्रेनिंग थी। तो जब हम वहाँ बैठे हुए थे वहाँ जो अरे आप इधर आओ भाई, आपको देख के तो मैं बैठो, बुरा मत मानना प्लीज। आपको देख करके मुझे याद आ रहा मुझे क्या बोलना है कि वहाँ लाखों में नहीं करोड़ों में पैसा जाता, और वो उस समय का है जब राजस्व निरीक्षक होते थे और वन पंचायतें पौड़ी में बहुत सही ढंग से मैनेज होती थी। क्योंकि मैंने पौड़ी में उत्तराखंड बनने से पहले के भी वन पंचायतों का काम देखा। मैं 94 में है उत्तराखंड में आ गया था, पहले इंजीनियर। वो 94 से हमने 99 तक बहुत सारी वन पंचायतों को देखा और वो खुद मैनेज करते थे, और वन पंचायत सरपंच इतना जानते थे हम लोग नहीं जानते, हमारे स्टाफ नहीं जानते थे, एक से एक पुराने वन पंचायत सरपंच। तो वो पैसा जमा होता था।
हमने मान लीजिए अभी 2000 चिट्ठी छपवाई हैं और हमारी ट्रेनिंग है 50, तो वो हमने 20-20 दिए। लेकिन हाँ, बाद में हम भेजेंगे और बाद में कोशिश ये करेंगे कि हमारे सदस्य सचिव के पास और एक वन पंचायत ये नियमावली होगी, और नहीं तो नेट पर पड़ी हुई आप वहाँ से डाउनलोड करिए। लेकर 28 तक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? वन विभाग में। जैसे वहाँ उप जिलाधिकारी है तो यहाँ कौन है? और देखो, रेंजर साहब, फॉरेस्टर साहब हो गए, डीएफओ साहब हो गए। एक अधिकारी को हमने छोड़ दिया, उसको बेचारे की गिनती नहीं होती है। कौन है वो? फॉरेस्ट गार्ड की भी गिनती होती है, बिना पेट्रोल के भी कुछ होता है। और सभी वन पंचायती में तो विकास खंड स्तर पर भी समिति बनाई गई, तो उसके ये समितियां सुझाव दें, और अगर कहीं पर कोई अनियमितता की इस तरह की बातें पाई जाती है तो उसको ये 24 को मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। बाकी हमने 20 किताबें बांटी हैं, सरपंच हमारे 20-22 से आए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो उनको अलग से दे देंगे, कोई बात नहीं। तो बाकी ये वेबसाइट पर पढ़िए, मैंने जैसे बताया। और अभी आने वाले टाइम में हम रेंज में और देंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कितनी वन पंचायत, तो कुछ हमारे साथी लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब वन पंचायत में हैं तो क्या रोज ट्रेनिंग होती है। यस, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, रावत जी के लिए। देखिए, नल के लिए क्या पेड़ होगा, क्या कोई बात नहीं। उस सड़क में जब ये सड़क बननी है तो पीडब्ल्यूडी विभाग से बननी है, पीएमजीएसवाई से बननी है, किसी और योजना से बननी, तो वो क्या करेगा? पहले रिक्वायरमेंट भेजेगा कि भाई हमें यहाँ सड़क बनानी है। उसका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार उसको वो करेगी, सीमांकन करेगी, और सीमांकन के बाद ये क्या होगा, इसमें इतना पैसा खर्च, तो उतना पैसा फिर सरकार किस्तों में अलॉट करेगी। भाई पहली फेज में सफाई के लिए, पेड़ काटने के लिए या कटिंग फिलिंग के लिए, उसके बाद जो है पक्का करने, फिर डामरीकरण के लिए, फिर जो है उसको यही चीज। ऐसा तो है नहीं कि पहले पैसा आएगा तब ये काम शुरू होंगे। सर्वे में थोड़ा वो 10-20 लाख 2 लाख रुपये दे सकते हैं। वन पंचायत तो केस में बता रहा हूँ, वार्षिक क्रियान्वयन योजना के तहत आप दिसंबर जनवरी के महीने में पैसे की डिमांड करें, ठीक है। वो डिमांड कैसे करनी है? जब तक शहर प्रबंध योजना है, माइक्रो प्लान नहीं बनता है, तब तक आप इसमें रखिए कि साहब हमारी वन पंचायत में ये काम होना है। गांव में एक मीटिंग करिए, चाहे गांव की मीटिंग नहीं होती तो अपनी पंचायत समिति कर लीजिए, और वन पंचायत समिति की भी नहीं होती, जैसे एक प्रक्रिया है ना, सरपंच साहब बैठ गए, एक आध कोई ठीक ठाक सदस्य बैठ गया, हमारे सदस्य बैठ गए, उसके बाद घर घर जाके साइन करा, ऐसे ही होता है। तो कई जनपद में ऐसी हो रहा है। इधर कुछ अगर प्रक्रिया अच्छी होगी, शाम को तो जरूर बैठ जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? दिन में साइन करने के लिए नहीं आएंगे, वो बुलाएंगे, रावत जी कहेंगे या करा करके बस काम है, उसको लिखिए डीएफओ साहब के लिए एप्लीकेशन, के लिए रेंजर साहब के लिए कि साहब हमारी ग्राम वन समिति या हमारी वन पंचायत की बैठक में जमा कर दे, उसमें प्रस्ताव संख्या में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि ये वन पंचायत नाम बता, वन पंचायत किनात में दिनांक 4 मार्च 2025 को बैठक हुई, और उस बैठक में सामूहिक रूप से ये निर्णय किया गया कि किनात वन पंचायत में 2 हेक्टेयर वनीकरण इस प्रजाति का किया जो प्रश्न इतने ठीक आप लोग, अतः आप अनुरोध है कि तद अनुसार या इस अनुसार या यथा योग्य यथा जो भी वर्ड आपको लगता हो कानूनी भाषा में होता है ना, ये सरकारी काम है। अच्छा विषय है। पंचायत एक अनोखा कहेंगे जो संगठन है। जो चीड़ के पत्तों से पिरुल बनता है, उसकी जो कंपनी जड़ाव खान में बनी हुई है, कोचार के बैंड पे कंपनी के मालिक ने भी अपनी बात रखी। अपना सब कुछ सौंप देते हैं, तो आप इसको कायम रखिए। और बाकी तो नियम कानून आप बताएंगे ही, ट्रेनिंग आपको दे ही रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि अभी जैसे आप फायर का भी सीजन आने वाला है, इसमें भी आप लोग सही होंगे। आपके पास जो वन पंचायत है उसको तो बचा है, लेकिन इसको पंचायतें हैं वो
गवर्नमेंट को रेवेन्यू ऑडिट करके दे रही है आपकी गाड़ी। या कोई वन पंचायत है जिसमें 1-2 लाख रुपए की रेवेन्यू दी। चलिए अभी हम वहाँ मैंने कहा ना कि वन पंचायत केवल इंडिया में उत्तराखंड में ही है, वहाँ BFC है जिसको हम बोलते हैं ग्राम वन समिति। जैसे इसमें लिखा ना ग्राम वन निधि, तो उनके यहाँ निधि ग्राम वन निधि जमा होती है। हमारे यहाँ वन पंचायत है तो हमारे यहाँ पंचायत वन निधि जमा होती है। जहाँ EDC है, इको डेवलपमेंट समिति है, वहाँ इको वन निधि जमा होती है। तो वो केवल नाम का फर्क है, काम एक ही है। काम क्या है उनका मैं बताता हूँ आपको। आ जाओ कोई थोड़ा जिसको इंटरेस्ट है वो समझ लो, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं। आपने एक जिक्र किया था अभी कि हमारे यहाँ वन पंचायत का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो वहाँ भी बहुत कम है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि देखो 1 हेक्टेयर से नीचे की तो कोई वन पंचायत में मानता ही नहीं। अगर कोई है तो वो जड़ी बूटी उगा, हालांकि उनके पास 1 हेक्टेयर तो अपनी है, बाकी वो स्कूल की ज़मीन, प्राइवेट ज़मीन, जैसे हमारे पौड़ी में बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी, लेकेश्वर ब्लॉक में चले जाओ, दुनिया भर की खाली एमकेश्वर में चले जाओ, वहाँ लोग छोड़ के पलायन करके ऐसा भी है ही नहीं, कोई गाँव में नहीं है, पूरे गाँव के गाँव खाली है। वहाँ विजिट किया है, कई गाँव में विजिट किया था। एक गाँव में मैं उसी एक गाँव की बात कर रहा हूँ, वो 4 हेक्टेयर की उनका अपना वन था, ग्राम वन को बोलते हैं, और BFC में बनी हुई थी 4 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 1 हेक्टेयर में फिर वो कैलकुलेशन 1 हेक्टेयर ही करेंगे, पंचायत सरपंच या मुखिया या प्रधान या अध्यक्ष जो उसका पोर्टफोलियो है वो ऐड कर रहे हैं। और उस लेडी के पास बुलेरो गाड़ी और उस पर लिखा हुआ था ग्राम पंचायत परिवार, उसके गाँव का नाम अध्यक्ष ग्राम पंचायत। तो हमें बड़ा ताज्जुब, हमने हो सकता सरकार ने इनको गाड़ी वाड़ी दी। यहाँ तो हमारे रेंजर साहब के पास गाड़ी में मैं गया था सुबह दीवानी में, मेरे साहब मेरे पास इसे देखिए हमारा। और उसके बाद क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं, आप ऑफिस चलिएगा वहाँ उन्होंने वो कर रखा क्या रखी थी, बकैन समझते हैं, बैंगन समझते हैं, पेड़ होता बांस तो समझते हो, तो उन्होंने बैंगन लगा रखी वहाँ पर। मैं बकैन बोलूँगा, मुझे बैंगन ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक है ना। और 1 हेक्टेयर में उन्होंने लगा रखे थे 2 गुणा 1 मीटर पेड़। 2 गुणा 1 मीटर मतलब 1 मीटर। तो जब हम पेड़ नजदीक लगाते हैं तो पेड़ सीधा चलता है, इतना तो आप लोग समझते हो। तो जो वो पेड़ की जो लकड़ी है वो पेपर इंडस्ट्री को देते हैं। जैसे हमारे यहाँ नजदीक में हल्द्वानी में सेंट्रल पेपर मिल, अभी हमने कॉर्पोरेट की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, तो वो भी कॉर्पोरेट पेपर मिल भी किसी इंडस्ट्री की ही है, किसी आदमी की है कि भाई जितनी भी लकड़ी आपकी होगी हम आपसे इस रेट पर खरीदेंगे, लेकिन हमको बकैन चाहिए, टैंकर चाहिए, या हमको बांस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तो यूकलिप्टस भी चलाते हैं। तो उस अनुबंध के तहत वो उगा है। तो मैंने बताया 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाएंगे, अगर 1 गुणा 2 मीटर पर उगाएंगे, बताओ भाई। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, और सीखने की खुद को कैसे होगी वो बता। सुनिए इन्होंने रावल जी की बात कही। हम लोग क्या है कि हम गिनी चुनी चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, हमें उससे बाहर निकलना है। इन्होंने वैसे हालांकि बहुत अच्छी बात की। पिछले काफ़ी सालों से हम क्या कर रहे हैं, कहीं तो सड़क बनवा दे रहे हैं, कहीं तो गड्ढिया बनवा दे रहे हैं, कहीं सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, कहीं चेक डैम बना दे रहे हैं, कहीं कुछ बना दे रहे हैं। नो डाउट उसकी भी जरूरत है, उसके लिए भी पैसा आता है, लेकिन उससे पैसा आएगा सरकार से, पैसा आएगा किसी कॉर्पोरेट से, पैसा किसी और से आएगा, पैसा जा करके चेक डैम में जमा होगा, लेकिन उससे पैसा निकलेगा नहीं, या निकल जाएगा। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इनकम जनरेशन कार्यक्रम चलाया जाए वन पंचायतों में। आप पहले इनकम जनरेट करो, इनकम जनरेट करो, उसमें से 30% आप चेक डैम भी बना सकते हो, आप सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आप घास भी लगा सकते हो, आप प्लांटेशन भी लगा सकते हो। ये है मेरा, हम चाहते हैं कि हमारी वन पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी, ना कि सरकार की रसाती दूसरी। और अगर प्रक्रिया लगी उसके लिए समान है। बाकी धन्यवाद। स्वरोजगार पे काम कर रही और लगातार महिला
समूह को प्रेरित कर रही किरण नौगाई जी, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी बात रखी। जी मैडम। बहुत सारे कटते हुए भी देखा है अपनी आंखों से। बंदर स्कूल की बहुत परेशानी सारी है हमारा पूरा क्षेत्र। मैं चाहती हूँ कि वन विभाग कुछ इस तरीके के पेड़ जंगलों के अंदर लगाए जिससे कि जंगली जानवर नहीं रहे, क्योंकि पहले भी वो वही खाते थे, फल फूल खाते थे। आज भी जब वो आक्रमण कर रहे तो हमारी खेती को वो पूरा एकदम नष्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये जो चीड़ के वन है, अगर जो है वो ठीक है, जो नहीं है उनकी जगह बाईपास करके हमारे यहाँ फलों के वृक्ष लगे हैं। सही, आप सहमत हैं? सुअर का भी है, सुअर देखिएगा वो मांस नहीं खाते हैं, सुअर मांस नहीं खाते हैं, न बंदर मांस खाते हैं। एक बात बोल रही हूँ लॉजिकली, तो आपको जो वहाँ पर पेड़ के जो फल होंगे वो जब गिरेंगे तो वो खाएंगे, वहीं रह जाएंगे। और ज्यादातर मतलब मैं ये नहीं कहती कि हम 100% रोक सकेंगे, पर कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकेंगे। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा आप कॉर्पोरेट से हमें जोड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कॉर्पोरेट के बारे में बताने में कुछ हमें भी नई चीजें सीखने को मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट से हमें जोड़ेंगे, सारे जितनी भी जगह से कहीं से भी लोग जो अधिकारी आते हैं वो बहुत अच्छा हमें बताते हैं और उस समय हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हम यहाँ भी कमा लेंगे, इससे भी कमा लेंगे। आज जाते जाते मेरे घर सारे जितने हमारे चाचा जी लोग हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, घर जाते जाते तक ये बात एकदम डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इंटरफेरेंस इनके साथ हमेशा बना हुआ नहीं रहता है। हमेशा इन्हें हफ्ते भर में फोन करें, उन्हें उत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें बताएं कि ये वाली स्कीम से ये होगा। दूसरी, जैसे आपने कहा कि तेज पत्ता के पेड़ लगाएंगे, मैंने भी लगाए हैं और बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी के आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। मैं तो कई लोगों को पेड़ में तोड़ के वो ब्रांच तोड़ के सुखा देती हूँ, लोगों को दे भी देती, गिफ्ट कर देती, क्योंकि हमारी तरफ से उत्तराखंड का जो ऑर्गेनिक है वो है। आप जो तेज पत्ते की बात करते हैं, क्या आप कॉर्पोरेट को लेके हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं? कॉर्पोरेट को इट में भी पॉसिबल, क्योंकि अगर ये पॉसिबल है कि अगर हमारे साथ कोई भी कॉर्पोरेट, चाहे वो रिलायंस के आप जो स्टोर्स बता रहे हैं या आजकल तो बहुत सारे मॉल्स हैं, वहाँ से अगर आप हमारी क्षेत्रीय जनता को उस कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करते हैं और हमारी क्षेत्रीय जनता उस समय काम नहीं करती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पर अगर कॉर्पोरेट उसके साथ काम नहीं करता है, हैंडशेक नहीं करता है, तो ये एक छलावा है कि आप सब कुछ जमा कीजिए, उसके बाद आप चले जाते हैं। ये आप बुरा मत मानेगा। ये 6 साल से क्षेत्रीय जनता के साथ आपको पता है मैं हर जगह इकट्ठा होती हूँ, हर जगह जाती हूँ, हर जगह, चाहे ऐसा कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगाव है, मुझे लगता है कि मेरी क्षेत्रीय जनता कुछ करे, पर मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी इनके पास पैसा है, मैं बताती हूँ। आप कहते हो चलो गवर्नमेंट की हम बात मानते हैं, हम आपकी बात भी मानते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है कि आप हमारे क्षेत्र में आए, सर लोग, बड़े बड़े लोग आए और मुझे कहने का मौका मिला। मैं ये कहती हूँ मैं स्वयं सहायता समूह में इस बार कोऑर्डिनेटर हूँ, पूरी कोऑर्डिनेटर, जितने भी स्वयं सहायता समूह ये मेरे अंतर्गत आते हैं। हम इनके लिए क्या करें ऐसा कि आपके साथ टाई अप हो। हमें सिर्फ एक बैकअप चाहिए आपके साथ कि अगर आप हमारे साथ टाई अप करते हैं कॉर्पोरेट को, तो मैं आपको 100% लिख के देती हूँ कि जो इनके पास पैसा है उसमें कम से कम 80% जो है सब्सिडी पे मशीनें आ रही है और सैलरी भी मिल रही है, फंड्स भी मिल रहे हैं, उनके यहाँ कुछ जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बनाए जाते हैं। तो उनकी आमदनी होनी चाहिए कायदे से। एग्जैक्ट एक मतलब गांव का वो हुआ कि हम मुखिया हैं, जाने के लिए जहाँ बोलेंगे वहाँ आ जाते हैं, हाँ जाते हैं इतना सर। ज्यादा मतलब मैं ये कहूँगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली वाले ऑक्सीजन आपकी वजह से दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है सर, और कुछ सर? नहीं, और भी इसी तरह आप लोग भी यहाँ कर सकते हैं। बता रहा हूँ, सुनिए क्योंकि मैंने सुंदर सा ये कार्यक्रम, और जिसमें कि ये भी बताया गया कि आप कितने क्षेत्र से कितने क्षेत्र तक, कितने क्षेत्रफल तक का वन लगा सकते हैं। चाहे आप आधा हेक्टेयर में लगाएं, आधा बीघा में लगाएं, 1 बीघा में लगाएं, आप वनीकरण कर सकते हैं और ऐसे वृक्ष उगा सकते हैं जिससे आपको कुछ आय हो, वन पंचायतों का डेवलपमेंट हो। भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पे वन विभाग के प्रशिक्षण के तौर पे विभाग ने की थी। और अगर हम देखते हैं तो सभी जितने भी यहाँ पे सदस्य आए थे सबको भोजन कराया गया और डिस्कस भी भोजन के समय हुआ। चाहे बीके सिंह जी की बात हो या किरण नौगाई जी की बात हो, इन्होंने क्षेत्र के विषय में कैसे विकास हो ये बात रखी। और
85% जंगल तो हैं ही, लेकिन जो खेती बंजर हो गई है उसको किस तरह से लाभदायक बनाया जा सके, वन विभाग के वृक्ष लगाकर, वन विभाग से सहायता लेकर, इस विषय में बातचीत हुई। और ये खूबसूरत गांव एक बार फिर अपनी पुरानी हरियाली में लौट जाएं, अपनी पुरानी समृद्धि में लौट जाएं, इस विषय पर खूब चर्चा। वन से धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर बात हुई। लेकिन देखिए आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या गांव, जहां भी आपको जाना है, भारद्वाज टूर्स एंड ट्रैवल को जरूर याद कीजिए, जो कि स्नान परसोली में है। बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा ड्राइवर, बहुत अच्छी बैठने की सुविधा, बहुत अच्छा कैरियर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। भारद्वाज टूर्स एंड ट्रैवल स्नान। वन से धन कैसे कमाएं, इस गोष्ठी को देखा आपने, कैसी लगी आपको, अपने कमेंट जरूर लिखें। पहाड़ी मुल्क चैनल की सदस्यता भी जरूर लें। देखने के लिए धन्यवाद।